कई बार अतीत में हमारे साथ कुछ ऐसे हादसे हुए होते हैं कि जिन्हें हम अपनी पूरी ज़िंदगी भुला नहीं पाते। फिर चाहे हम उनसे कितना भी दूर भागने की कोशिश करें, उन्हें कितना भी नकार दें, पर एक दिन वो अतीत हमारे सामने ज़रूर आता है। आज की ये कहानी है एक मासूम परिवार की, जिनकी जान के पीछे कुछ लोग हाथ धोकर पड़े हैं। पर यहाँ अजीब बात यह है कि वो लोग हूबहू इन्हीं के जैसे दिखते हैं। और इससे भी अजीब बात यह है कि ऐसा सिर्फ इस परिवार के साथ ही नहीं, बल्कि पूरे शहर के साथ हो रहा है। कहानी की शुरुआत होती है साल 1986 में एक सेंटा क्रूज नाम की बीच से। एक एडिलेड नाम की बच्ची अपने पेरेंट्स के साथ फन फेयर में घूमने आई हुई थी। वहाँ एडिलेड के पिता उसे एक टी शर्ट जीत कर देते हैं। इसके बाद वहाँ एडिलेड को एक आदमी दिखता है जिसने एक बोर्ड पकड़ा था और उस बोर्ड पर लिखा था जेरेमाया 1111। तो एडिलेड अपने पेरेंट्स को बिना बताए उस फन फेयर से निकलकर बीच पर चली जाती है। वहाँ एडिलेड को एक मिरर हॉल मिलता है और एडिलेड उसके अंदर चली जाती है। कुछ समय बाद एडिलेड अपने आप को उस मिरर हॉल में फंसा हुआ पाती है, तो एडिलेड वहाँ फिसलिंग करने लगती है। वहाँ हम एक मिरर में एडिलेड की परछाई देखते हैं जो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही थी। जब एडिलेड अपनी उस परछाई को देखती है तो वो परछाई एकदम से पीछे घूम जाती है, जिसे देखकर एडिलेड बहुत ज़्यादा डर जाती है और अपने पेरेंट्स के पास चली जाती है। पर इस हादसे के बाद एडिलेड बिल्कुल बदल गई थी। वो एकदम से अजीब बिहेव कर रही थी और किसी से भी बात नहीं कर रही थी। इसके बाद कहानी आती है प्रेजेंट डे में। अब एडिलेड बड़ी हो चुकी है और उसके हस्बैंड का नाम है गेब विल्सन। गेब और एडिलेड के 2 बच्चे हैं, जेसन और जोरा। ऐसे ही एक दिन गेब सेंटा क्रूज बीच पर जाने की बात करता है, जिससे दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं। पर सेंटा क्रूज बीच का नाम सुनकर एडिलेड थोड़ा परेशान हो जाती है और वहां जाने के लिए राज़ी नहीं होती। पर गेब बहुत ज़्यादा जिद करता है, जिसके कारण एडिलेड को उसकी बात माननी पड़ती है। तो वो चारों बीच पर जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक बूढ़े आदमी की लाश दिखती है, जिसे एम्बुलेंस में डाला जा रहा था, और उस बूढ़े आदमी ने एक बोर्ड पकड़ रखा था जिस पर लिखा हुआ था जेरेमाया 1111, जिसे देखकर एडिलेड की घबराहट और बढ़ जाती है। इसके बाद वो चारों बीच पर पहुंच जाते हैं। वहाँ उनके 2 दोस्त जॉश और किटी उनका इंतज़ार कर रहे थे। जेसन और जोरा किटी और जॉश की जुड़वा लड़कियों के साथ खेलने लगते हैं। इधर किटी नोटिस करती है कि एडिलेड परेशान है और लगातार उस मिरर हॉल की तरफ देख रही है। जब किटी इसके बारे में एडिलेड से पूछती है तो एडिलेड बात को टाल देती है और किटी से कुछ और बात करने लगती है। दूसरी तरफ जेसन खेलते खेलते उस मिरर हॉल के पास पहुंच जाता है। वहां उसे एक आदमी दिखता है जिसने लाल कपड़े पहने थे और उसके हाथों पर खून लगा हुआ था। जब एडिलेड जेसन को मिरर हॉल के पास देखती है तो बहुत ज़्यादा डर जाती है और फ़ौरन उसके पास जाती है ताकि जेसन उस हॉल के अंदर ना चला जाए। इसके बाद शाम को वो अपने घर लौट जाते हैं। रात को एडिलेड जेसन से कहती है कि आगे से मुझसे बिना पूछे कहीं मत जाना। जेसन के कमरे में एडिलेड को एक स्केच मिलता है जिसमें जेसन के पीछे वही लाल कपड़ों वाला आदमी खड़ा था। तो एडिलेड फ़ौरन गेब के पास जाती है और उसे कहती है कि हम अब कभी भी उस बीच पर नहीं जाएंगे। तो गेब पूछता है कि क्यों नहीं। तो एडिलेड उसे बताती है कि बचपन में एक बार मैं अपने पेरेंट्स के साथ उस बीच पर गई थी। वहाँ ना जाने कैसे मैं एक मिरर हॉल में चली गई और वहाँ शीशे में मैंने एक और लड़की देखी जो हूबहू मेरे जैसी थी। तो गेब कहता है कि तुमने अपने आप को देखा होगा, लेकिन एडिलेड कहती है कि वो मैं नहीं थी, वो कोई और थी, बिल्कुल मेरी हमशक्ल। तो मैं वहाँ से भागी जितना जल्दी हो सके। इसके बाद मुझे पूरी ज़िंदगी यही एहसास हुआ कि वो मुझे फिर मिलेगी। और तभी उनके घर की लाइट चली जाती है और तभी जेसन आकर एडिलेड और गेब को बताता है कि बाहर एक फैमिली खड़ी है। जब गेब और एडिलेड वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ 4 लोग खड़े थे जिन्होंने लाल कपड़े पहने हुए थे। एडिलेड उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और पुलिस को कॉल करने लगती है। तो गेब एक बेसबॉल बैट लेकर बाहर जाता है। वहाँ वो लंबा आदमी गेब की तरफ आने लगता है। तो गेब घर के अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर लेता है
तभी जोरा घर का पिछला दरवाज़ा बंद करने जाती है। वहाँ उसे एक लड़की दिखती है जो पेड़ पर चढ़ जाती है। इधर जेसन को एक छोटा लड़का दिखता है जिसने मास्क पहन रखा था। वो लंबा आदमी दरवाज़ा तोड़ने लगता है। इतने में एडिलेड अपने दोनों बच्चों को गेब के पास ले जाती है और वो आदमी दरवाज़ा तोड़ देता है, जो कि हूबहू गेब की तरह दिख रहा था। इसके बाद एक लड़की अंदर आती है जो जोरा की हमशक्ल थी और अंत में एक औरत अंदर आती है जो एडिलेड ने कई सालों पहले देखी थी। उसके हाथ में एक सीज़र थी और वो एडिलेड की हमशक्ल थी। अंदर आकर वो एक कुर्सी पर बैठ जाती है और एडिलेड के साथ बाकी सबको भी बैठने के लिए कहती है। अब उस हमशक्ल फैमिली के अपने नाम थे, जिसमें गेब के जैसे दिखने वाले का नाम था इब्राहिम और एडिलेड की हमशक्ल का नाम रेड था। बच्चों के नाम थे अम्ब्रे और प्लूटो। उन चारों में से सिर्फ रेड ही बोल सकती थी, तो रेड एडिलेड को एक कहानी सुनाती है। एक लड़की थी और एक थी उसकी जुड़वा, उसकी परछाई। दोनों की आत्मा एक थी। एक को अजीज खाना मिलता और दूसरी को खरगोश का कच्चा मांस। एक को रुई के नरम खिलौने मिलते और दूसरी को लोहे के तेज धार वाले खिलौने मिलते। इसीलिए दूसरी लड़की पहली लड़की से हमेशा नफरत करती रही। इसके बाद रेड एडिलेड को हथकड़ी से टेबल के साथ बांध देती है। इब्राहिम गेब को घसीट कर बाहर ले जाता है। रेड जोरा को उस घर से भगा देती है और उसके पीछे अम्ब्रे को लगा देती है। प्लूटो जेसन को एक कमरे में ले जाता है और उसके चेहरे पर एक मास्क लगा देता है। दूसरी तरफ अम्ब्रे जाकर जोरा को पकड़ लेती है, पर तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है जिसे अम्ब्रे जान से मार देती है। इतने में जोरा वहाँ से भाग जाती है। इब्राहिम गेब को एक बोट से कहीं पर ले जाने लगता है, पर रास्ते में ही वो बोट खराब हो जाती है और इब्राहिम उसे ठीक करने लगता है। इतने में गेब उठकर बेसबॉल बैट इब्राहिम के सर पर मारता है, जिससे इब्राहिम पानी में गिर जाता है। इधर जेसन देखता है कि प्लूटो उसके जैसे ही सेम एक्शन कर रहा है। जब जेसन अपना मास्क उतारता है तो प्लूटो भी अपना मास्क उतार देता है और वहाँ हम देखते हैं कि प्लूटो का चेहरा जला हुआ है। दूसरी तरफ एडिलेड रेड से पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो रेड उसे कहती है कि मेरी ज़िंदगी का वो वक्त जो तुमने मुझसे छीन लिया। तभी उन्हें ऊपर से प्लूटो की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था क्योंकि जेसन ने प्लूटो को उस कमरे में बंद कर दिया था। तो रेड ऊपर जाकर उस कमरे का दरवाज़ा खोल देती है। इतने में एडिलेड किसी तरह टेबल को तोड़कर आज़ाद हो जाती है और जेसन भी उसके पास आ जाता है। तो एडिलेड जेसन को लेकर अपने घर से बाहर निकल जाती है। बाहर उन्हें जोरा मिलती है। तभी गेब वही बोट लेकर आ जाता है और वो चारों अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हम जॉश को देखते हैं जो अपने घर में आराम से बैठा था। तभी किटी उसे कहती है कि कोई हमारे घर के बाहर है। इतने में उनकी जुड़वा लड़कियां भी अपने कमरे से बाहर आ जाती हैं। जब जॉश बाहर देखता है तो वहाँ कोई नहीं था, पर तभी उनके जैसे दिखने वाले इंसान अंदर आ जाते हैं और उन चारों को मार देते हैं। इधर एडिलेड जॉश के घर का दरवाज़ा खटखटाने लगती है ताकि वो लोग जॉश से मदद ले सकें। तभी किटी की हमशक्ल उसे अंदर खींच लेती है और जॉश का हमशक्ल गेब के पीछे पड़ जाता है। जेसन और जोरा छिपकर जॉश के घर में जाते हैं। वहाँ जुड़वा बहनें उन पर हमला कर देती हैं, पर जोरा किसी तरह उन्हें मार देती है। ऊपर किटी की हमशक्ल ने एडिलेड को बांध रखा था। तभी उसे जॉश के हमशक्ल की चीखें सुनाई देती हैं क्योंकि गेब ने उसे मार दिया था। तभी जोरा पीछे से आकर किटी की हमशक्ल को मारने की कोशिश करती है, पर वो हमशक्ल उसे एक शीशे में देख लेती है और जोरा को पकड़ लेती है। वो जोरा को एक सीजर से मारने लगती है कि तभी पीछे से आकर जेसन उसके सर पर वार करता है और उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद गेब भी अंदर आ जाता है। वहाँ उन्हें न्यूज़ से पता चलता है कि पूरे शहर में ऐसा ही माहौल है, लाल कपड़ों वाले लोग सबको मार रहे हैं। तो एडिलेड गेब को कहती है कि हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। वो लोग हमारी तरह सोचते हैं, उन्हें पता है हम कहाँ हैं, हमें यहाँ से जाना होगा। तो गेब कहता है कि हम जॉश की गाड़ी ले जाते हैं। तो वो सब उस घर से बाहर निकलते हैं और जॉश की गाड़ी के पास जाते हैं, पर जल्दबाजी में वो गाड़ी की चाबी अंदर ही भूल गए थे। तो एडिलेड दोबारा जॉश के घर में चाबी लेने जाती है, पर वहाँ किटी की हमशक्ल गायब थी। चाबी एडिलेड के सामने पड़ी थी, तो वो जल्दी से जाकर चाबी उठाती है,
पर तभी पीछे से वो हमशक्ल हमला कर देती है, जिसे एडिलेड एक रॉड से मार देती है और चाबी लेकर बाहर जाती है। बाहर सड़क पर अम्बरे खड़ी थी तो एडिलेड जाकर गाड़ी में बैठ जाती है और जोरा गाड़ी भगा देती है। तभी पीछे से अम्बरे आकर उनकी गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है। जब केव सनरूफ खोलता है तो अम्बरे उन पर हमला कर देती है। तभी जोरा एकदम से ब्रेक दबाती है, जिससे अम्बरे आगे गिर जाती है। जब एडिलेड बाहर निकल कर देखती है तो अम्बरे अधमरी हालत में थी। इसके बाद वो लोग सीधा सेंटा क्रूज बीच की तरफ जाते हैं। वहाँ उन्हें उनकी कार दिखती है, जिसे प्लूटो ने जला दिया था। तो एडिलेड प्लूटो को मारने के लिए गाड़ी से बाहर निकलती है, पर इससे पहले कि एडिलेड कुछ कर पाती, जेसन भी गाड़ी से बाहर निकलता है और पीछे की तरफ चलने लगता है। और तभी प्लूटो भी जेसन की तरह पीछे जाने लगता है और आग में जल जाता है। तभी रेड वहाँ आती है और जेसन को उठाकर ले जाती है, तो एडिलेड उसका पीछा करती है। रेड जेसन को उसी मिरर हॉल में ले जाती है। जब एडिलेड उसके पीछे मिरर हॉल में जाती है तो वहाँ उसे एक सीक्रेट डोर मिलता है, जो एडिलेड को अंडरग्राउंड टनल्स में ले जाता है। वहाँ एडिलेड को बहुत सारे कमरे दिखते हैं और उन्हीं में से एक कमरे में एडिलेड को रेड मिलती है। वहाँ रेड एडिलेड को बताती है कि कई सालों पहले यूएस की गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें उन्होंने यूएस की पॉपुलेशन के क्लोन्स बनाए ताकि वो उन क्लोन्स की मदद से असली लोगों को कंट्रोल कर सके। पहले ये एक्सपेरिमेंट रैबिट्स पर किया गया, जो कि एकदम सही साबित हुआ, पर जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट इंसानों पर किया तो वो बुरी तरह से फेल हो गया, क्योंकि उन्होंने क्लोन्स तो बना लिए पर आत्मा नहीं बना पाए। इसीलिए गवर्नमेंट ने उस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर दिया और सारे क्लोन्स को अंडरग्राउंड टनल्स में कैद कर दिया। वहाँ वो क्लोन्स सिर्फ असली इंसान की नकल करते थे। इसके अलावा उन्हें बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था। पर रेड उनमें से अलग थी। उसने सभी क्लोन्स को असली इंसानों से अलग होना सिखाया और उन्हें बताया कि बाहर भी एक दुनिया है। और आखिर में सभी क्लोन्स बाहर निकले और अपने जैसे दिखने वाले इंसानों को मारने लगे। तभी रेड एडिलेड पर हमला कर देती है और उसके पेट में एक सीजर घुसा देती है। इसके बाद रेड एक कमरे में जाकर छिप जाती है। जब एडिलेड उसके पीछे जाती है तो रेड पीछे से उस पर हमला करती है, पर एडिलेड अपने हाथों में पकड़ी रॉड को रेड के सामने कर देती है, जो कि रेड के शरीर के आर पार हो जाती है और रेड मरने लगती है। मरते मरते रेड फिर से विस्लिंग करने लगती है, जिससे गुस्से में आकर एडिलेड रेड को पूरी तरह से मार देती है। अब दोस्तों, यहाँ हमें एक बहुत बड़ा राज पता चलता है कि जब बहुत सालों पहले एडिलेड उस मिरर हॉल में गई थी तो वहाँ उसकी क्लोन ने उसे बेहोश कर अंडरग्राउंड टनल्स में छोड़ दिया था और खुद वहाँ से बाहर आ गई थी। इसीलिए जब एडिलेड की क्लोन उस मिरर हॉल से बाहर आई तो वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। जिस एडिलेड ने अभी अभी रेड को मारा है वो एक क्लोन है और असली लड़की रेड थी, और इसीलिए रेड बोल सकती थी और उसे बाहरी दुनिया के बारे में पता था। इसके बाद एडिलेड की क्लोन को वहाँ जेसन मिल जाता है और वो जेसन को लेकर बाहर चली जाती है और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है दोस्तों।